हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम। मैं आपकी अपनी प्रज्ञा गुप्ता महान व्यक्तित्व की श्रृंखला में लेकर आई हूँ एक और मोती जोड़ने के लिए, जिनका नाम है एनी बेसेंट। एनी बेसेंट एक विदेशी महिला थी जो भारत में आई और भारत की होकर रह गई। फिर यहाँ के धार्मिक कार्यों में, राजनीतिक कार्यों में, सामाजिक कार्यों में उनका ऐसा मन लगा कि फिर वो यहीं की होकर पूरी तरह से बस गई, रच गई और भारत में ही रह गई। इस पाठ को हम बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं, तो आज हम करने वाले हैं इसके प्रश्न और उत्तर। तो पाठ जब बहुत अच्छे से समझ में आ जाता है तो उत्तर करना आसान काम हो जाता है। देखते हैं पहला प्रश्न हमसे क्या पूछ रहा है। एनी बेसेंट का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो फटाफट से दे दीजिए इसका जवाब कि उनका जन्म 1 अक्टूबर सन 1847 को लंदन में हुआ था। ठीक है, तो यहाँ मिल गया हमें इसका जवाब। बढ़ते हैं आगे के प्रश्न की ओर। एनी बेसेंट को बचपन में किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? देखिए, हर महान व्यक्ति कोई ना कोई संघर्षों से जूझ कर आगे बढ़ता है। ये जो महानता है, ये जो महान व्यक्तित्व की श्रेणी में आपका नाम लिया जाना, ये आसानी से नहीं मिलता। इसके लिए बहुत संघर्ष लगता है, बहुत मेहनत लगती है। तो इन्हें क्या समस्याओं का सामना करना पड़ा, जानते हैं। एनी बेसेंट को बचपन में आर्थिक और सामाजिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। जैसा कि हमने पाठ पढ़ते समय पढ़ा था कि इनके पिता की मृत्यु इनकी 5 वर्ष की आयु में हो गई थी। तब ये 5 वर्ष की थी, तो इनकी माता के पास आर्थिक समस्याएं आ गई थी। तो वो एक होटल को चलाकर उससे जो कमाई होती थी उससे इनकी शिक्षा का काम देखती थी। साथ ही साथ सामाजिक समस्याओं, यानी कि इनकी पति का देहांत हो जाना, पति के साथ बहुत अच्छा बॉन्ड शेयर ना करना, यानी शादीशुदा जीवन उतना संतोषजनक इनका नहीं था। तो इस तरीके की पारिवारिक और सामाजिक कुछ समस्याओं का सामना इनको करना पड़ा था। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं अगले प्रश्न की ओर। एनी बेसेंट ने जनता की भलाई के लिए कौन कौन से कार्य करे? तो इसकी लिस्ट जो है ये तो बहुत लंबी है, हमने बहुत अच्छे से पढ़ा भी है, तो चलिए देखते हैं। एनी बेसेंट ने लोगों को जाति और धर्म के भेदभाव को छोड़कर विश्व बंधुत्व सिखाया। सारा संसार एक विश्व जो है वो हमारे परिवार के समान है, हम सब आपस में मिलजुल कर रहेंगे, हम भाई बंधु के समान हैं, ये भावना सिखाई उनको। ठीक है, गीता का ज्ञान योग, कर्म योग की साधना स्वीकार की, पहले स्वयं की और फिर लोगों को सिखाने का प्रयास किया। स्वराज्य के कार्य को भारत में लोकप्रिय बनाया, यानी हर व्यक्ति के अंदर ये भावना जगाई कि देश के लिए कार्य करना, स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए कार्य करना आपका परम कर्तव्य है। आपको अपनी स्वतंत्रता के लिए प्रयासरत रहना पड़ेगा, करना पड़ेगा, तब जाके स्वतंत्रता मिलेगी। लोकहित को ही राज्य और राष्ट्र का हित माना, यानी सबसे पहले जब आप लोगों का भला करोगे तो निश्चित रूप से राज्य का भला होगा, और जब राज्य का भला होगा तो राष्ट्र का भला होना तो निश्चित बात है। समाज कल्याण के कार्य करना, ये भी उन्होंने लोगों को प्रेरणा दी, स्वयं तो करती थी, लोगों को भी प्रेरित करती थी। दीन दुखियों की सेवा करना, ये काम भी वे स्वयं करती थी और दूसरों को प्रेरणा देती थी। तो इस प्रकार जनता की भलाई के लिए क्या क्या किया उन्होंने? जाति और धर्म के भेदभाव को दूर करा, विश्व बंधुत्व की भावना सिखाई, गीता के कर्म योग और ज्ञान योग का संदेश लोगों को दिया, स्वराज्य के कार्य को लोकप्रिय बनाया, लोकहित को राष्ट्र और राज्य का के लिए सर्वोपरि माना, समाज कल्याण के कार्य किए, दीन दुखियों की मदद की। तो आप इसको पैराग्राफ में लिख सकते हैं, पॉइंट्स में भी लिख सकते हैं, याद कर सकते हैं। याद करने के लिए पॉइंट्स में याद करना बच्चों को आसान होता है, तो इसको 1 2 3 4 5 करके फटाफट से याद कर लें, है ना। तो ये बहुत अच्छे और आसान उत्तर है जो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एनी बेसेंट के योगदान के बारे में लिखिए। एक विदेशी महिला का योगदान हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। जो अनोखी बात तो यहीं से शुरू हो जाती है कि भारत के योगदान में हम विदेशी महिला के बारे में जान रहे हैं। ठीक है, तो एनी बेसेंट भारत की स्वतंत्रता की हिमायती थी, वो जानती थी, वो मानती थी हर एक व्यक्ति की स्वतंत्रता बहुत मायने रखती है। स्वतंत्रता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, हमें इसे पाकर ही रहना है। गुलामी के अंधकार में जीवन जीने से बेहतर है कि हम स्वतंत्रता के प्रयास में मर जाएं। अगर हमारी मृत्यु होनी है तो कम से कम स्वतंत्रता में प्रयासरत रहने से तो हो, ना कि गुलामी के अंधकार में हम कब जिए, कब पैदा हुए और कब मर गए उसका पता ही ना चले, है ना। वे 46 वर्ष की उम्र में भारत आई और फिर भारत की होकर ही रह गईं।
उनका कहना था कि व्यक्ति को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होनी चाहिए, राइट टू स्पीक, राइट टू एक्सप्रेस का जो अधिकार है वो इन्होंने इसकी बहुत ज़्यादा हिमायती थी, मतलब फेवर करती थी इसका कि हमें अपनी बातचीत कहने की, अपने विचारों को प्रकट करने की स्वतंत्रता तो होनी ही चाहिए। वे भारत को समृद्ध राष्ट्र के रूप में देखना चाहती थी, यानी एक भारत एक विकासशील नहीं विकसित राष्ट्र के रूप में देखना चाहती थी, है ना। विकासशील तो रहेगा ही, देश हमेशा विकास करेगा, लेकिन विकसित यानी डेवलप्ड, है ना, तो वैसा देखना चाहती थी। और स्वतंत्रता के पश्चात ही संभव था, जब तक देश स्वतंत्र नहीं होगा तब तक कि भारत का कैसे विकास होगा, तो इन सब चीज़ों के बारे में वो सोचती थी। उन्होंने आध्यात्म का मार्ग, आध्यात्म मतलब स्पिरिचुअलिटी, जिसकी आध्यात्म, धर्म का ज्ञान, दर्शन का ज्ञान, ये सब चीज़ों को पढ़ना वो प्रमुख मानती थी। और आध्यात्म का मार्ग अपनाकर हमारा राष्ट्रवाद की शक्ति को बढ़ाया जा सकता था। उनके मन में भारत के प्रति बहुत गहरा लगाव था। वो धीरे धीरे भारत में रह के जान गई थी कि मानसिक शांति यहीं मिलने वाली है। उन्होंने भारतीयों के साथ मिलकर भारत को आज़ाद कराने में भी अपना विशेष योगदान दिया। 1917 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष भी वे बनाई गईं। महात्मा गांधी के साथ मिलकर भारत की स्वतंत्रता के लिए लोगों को जागरूक किया, यानी महात्मा गांधी की समकक्ष थी ये। महात्मा गांधी जब भारत की स्वतंत्रता के लिए कार्य कर रहे थे उस समय एनी बेसेंट भी उनकी प्रमुख सहयोगी थी। ठीक है, आज़ादी मिलने तक हर संघर्ष में ये भारतीयों के साथ रही थी, ताकि भारतीयों की आज़ादी के लिए उन्हें जागरूक तो करती रहें, साथ में आज़ादी के स्वप्न को भी वो देख सकें। सही विकल्प चुनिए। यहाँ पर हम आ गए हैं प्रश्न 5 की ओर। एक प्रश्न आपके सामने रखा गया है जिसके 4 विकल्प दिए हैं, आपको ढूंढना है सही जवाब। एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी कब? 1907 में, 1911 में, 1917 या फिर 1927 में। तो 1917 में वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी। तो यहाँ पर हमने इस तरीके से एनी बेसेंट के बारे में एक एक जानकारी हासिल की, कैसे वो भारत आई, किस वर्ष में वो भारत आई, कितनी उम्र में वो भारत आई, क्या क्या कार्य उनने भारत के लिए किए और फिर यहीं की होकर रच बस गईं। ठीक है, तो इस प्रकार हमने महान व्यक्तित्व की श्रेणी में इस बार एक भारतीय कैरेक्टर के बारे में ना पढ़ के एक विदेशी महिला के बारे में पढ़ा और भारत में उनके योगदान को जाना। इस प्रकार इस श्रृंखला में हम अगले पाठ को लाते रहेंगे, किसी नए पाठ के साथ, अगले पाठ के साथ मैं बहुत जल्दी आपके समक्ष उपस्थित रहूंगी। इसके पहले हम बहुविकल्पीय प्रश्न करेंगे जो कि हमारी दिमागी उथल पुथल के लिए बहुत ज़रूरी है। तो आपको मज़ा आ रहा होगा पढ़ने में, क्योंकि मुझे पढ़ाने में बहुत मज़ा आ रहा है। यकीन मानिए कितने महान व्यक्तित्वों के बारे में पढ़ने के बाद मुझे अपने आप पर, अपने देश पर गर्व हो गया है कि मैं एक ऐसे भारत देश की नागरिक हूँ जहाँ पर ऐसे महान व्यक्तित्वों ने जन्म लिया है। ये भारत भूमि कितनी पावन और पुण्यदायी है, इसका एहसास मुझे इस पुस्तक को पढ़ाते हुए और नज़दीक से हो गया है। तो इस पुस्तक की गंभीरता को, इसमें जो पाठ दिए हैं उन व्यक्तित्व की गंभीरता को समझिए और जीवन में कुछ ऐसा ही करने का प्रयास ज़रूर कीजिए। इस काम में सहयोग करेगा मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म आपको उपलब्ध कराता है हर एक कक्षा के हर एक पाठ को, हर एक वीडियो को, हर एक विषय को आसान से आसान शब्दों में, साथ ही साथ पूरी तरह निःशुल्क, क्योंकि हमारा भी उद्देश्य है शिक्षा जन जन तक पहुंचे, कोई भी इस शिक्षा के अधिकार से वंचित ना रहे, कोई भी बच्चा ये ना कह सके कि मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आई थी इसीलिए मैं इसका अच्छा प्रदर्शन परीक्षा में नहीं कर पाया। तो यहाँ हर एक वीडियो आसान भाषा में उपलब्ध है, उनका लाभ उठाइए और ज्ञान के सागर में गोते लगाते रहिए। मैग्नेट ब्रेन्स आपके लिए सिर्फ हिंदी मीडियम ही नहीं बल्कि इंग्लिश मीडियम, सीबीएसई इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, एनटीएससी, सीयूईटी, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड और भी नई नई चीज़ें लॉन्च करता रहेगा, करने वाला है और कर रहा है। तो हर एक वीडियो का लाभ लीजिए, बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई के स्तर को लगातार ऊंचा करते रहिए। बुक्स और ई बुक्स के कलेक्शन के लिए भी जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए उस पर क्लिक करके आप उसे हासिल कर सकते हैं। हमारे साथ बने रहने के लिए फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और टेलीग्राम की मदद आप ले सकते हैं। वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ज्ञान को बांटते रहें, क्योंकि ज्ञान जो है वो शेयर करने से लगातार बढ़ता जाता है। रखिए अपना खास ख्याल। मिलती हूँ एक नए महान व्यक्तित्व के साथ बहुत जल्दी, और तब तक के लिए इन पाठों की पुनरावलोकन यानी कि रिवीजन करना ना भूलें, जो कि बहुत ज़रूरी है। मिलते हैं, खुश रहिए, बाय बाय।